बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 में से लेक्चर नंबर 19 और हमने डार्क रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। डार्क रिएक्शंस में केल्विन साइकिल आ जाता है और डार्क रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको लाइट की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, लाइट रिएक्शंस जो हैं वो लाइट की एब्सेंस में भी ये रिएक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन इनमें इनडायरेक्टली लाइट का अमल दखल इस तरह से होता है कि जो लाइट रिएक्शंस के रिज़ल्ट में प्रोडक्ट्स बनती हैं यानी कि ATP और NADPH, वो प्रोडक्ट्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं डार्क रिएक्शन को रन करने के लिए। ठीक है, डार्क रिएक्शंस हमने कहा स्ट्रोमा में होते हैं। लाइट रिएक्शंस जो थे वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहे थे। डार्क रिएक्शन की इक्वेशन अगर हम देखें तो इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 6 NADPH के मॉलिक्यूल्स और 9 ATP के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिल के बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। यानी प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट्स थे कार्बन डाइऑक्साइड, NADPH और ATP, और प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए कार्बोहाइड्रेट, NADP, 9 ADP और 9 इनऑर्गेनिक फास्फेट प्लस 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब हम डार्क रिएक्शन की जो साइकिल है उसको देखेंगे, हम डार्क रिएक्शंस को डिटेल से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्टेंट्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स किधर किधर कौन कौन से स्टेप में बन रहे हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शंस हमने कहा कि मेल्विन केल्विन और उसके कोलीग्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जो डिस्कवर किए थे, तो इसलिए डार्क रिएक्शन जो केल्विन साइकिल है उसका नाम केल्विन यानी जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसी के नाम पे रख दिया गया और 1961 में उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, डार्क रिएक्शन में कहता है जो केल्विन साइकिल है उसमें बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हैं, साइक्लिक सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हैं जो डिफरेंट एंजाइम्स कैटलाइज कर रहे होते हैं, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और केल्विन साइकिल को हम डिवाइड करते हैं 3 फेजेस में, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर, जिसको हम राइबोलोज बिसफॉस्फेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेजेस हैं केल्विन साइकिल की, जिनको हम अब फ्लो चार्ट की फॉर्म में डिटेल में पढ़ेंगे। जी बच्चे, डायग्राम में आपको एक फ़्लो चार्ट दिखाई दे रहा है, एक साइकिल की फॉर्म में रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिकली केल्विन साइकिल है और ये स्टार्ट कहाँ से होगा, टॉप पे आपको इनपुट दिखाई दे रही होगी जिसमें आपको 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा केल्विन साइकिल, टॉप पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स एंटर होंगे साइकिल के अंदर। ठीक है, ये हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, यहाँ से हमारा जो केल्विन साइकिल है वो स्टार्ट होगा। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐड हो गए केल्विन साइकिल के अंदर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे किसके साथ, यहाँ पे हमें एक मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है ये कार्बन एक्सेप्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाके राइबोलोज बिसफॉस्फेट में ऐड होगी, यानी कार्बन फिक्स होगी हमारी। यानी जो हमारा फर्स्ट स्टेप है केल्विन साइकिल का कार्बन फिक्सेशन, वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी। अब राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल को हम गौर से देख लेते हैं। राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है, राइबोलोज का मतलब होता है, राइबोज वर्ड से ये निकला है यानी 5 कार्बन। ठीक है, और बिस फॉस्फेट का मतलब है, बिस मतलब 2 फॉस्फेट। ठीक है, तो राइबोलोज बिस फॉस्फेट में 5 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं आपको और 2 फॉस्फेट के ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे राइबोलोज बिस फॉस्फेट में देखिएगा 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स राइबोलोज बिस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं और कार्बन नंबर 1 पे एक फॉस्फेट दिखाई देगी आपको और कार्बन नंबर 5 पे एक फॉस्फेट अटैच्ड है। ठीक है, तो इसलिए राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है ये बिसफॉस्फेट है, यानी इसके पास 2 फॉस्फेट हैं और राइबोलोज मतलब इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं। अब राइबोलोज बिसफॉस्फेट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी राइबोलोज बिसफॉस्फेट के अंदर। ठीक है,
और जो ये जो रिएक्शन है जिसमें राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, उस रिएक्शन को एक एंजाइम कैटेलाइज कर रहा होता है जिसका नाम है रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये एक एंजाइम है जिसको हम रुबिस्को भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा जिसमें राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, और 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमने कहा कि 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होंगे और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स के अंदर। यानी एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल में एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी, और 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड्स ऐड होंगी, 3 कार्बन डाइऑक्साइड्स ऐड होंगी। ठीक है, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, उसके रिज़ल्ट में पहले राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल में 5 कार्बन थी, अब उसमें एक एक कार्बन और ऐड हो गई, तो उसमें टोटल कितनी हो गई, 6 कार्बन हो गई। यहाँ पे आपको साइड पे मैंने समझने के लिए बना के दिखाया। यहाँ पे राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल में अब पहले 4 थी कार्बन, अब कितनी हो गई, वहाँ पे 6 कार्बन हो गई। यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट अटैच्ड है और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट अटैच्ड है। यानी ये जो पहला स्टेप था कार्बन फिक्सेशन का, अब जो हमारी कार्बन है जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में थी वो राइबोलोज बिसफॉस्फेट में फिक्स हो चुकी है, यानी ऐड हो चुकी है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है केल्विन साइकिल का। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 6 कार्बन के एटम्स थे, ये जो न्यू मॉलिक्यूल आया जिसमें कार्बन के अब 6 एटम्स हैं और कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट अटैच्ड है और कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट अटैच्ड है, ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल्स हैं इसके भी, क्योंकि 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट से हमने स्टार्ट किया था ना, तो 3 ही न्यू हमारे पास आएंगे मॉलिक्यूल्स। तो ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये दरमियान से ब्रेक कर जाएगा। दरमियान में आपको सेंटर से दिखाई दे रहा होगा उसकी ब्रेकेज का पॉइंट, सेंटर से ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तीनों के तीनों मॉलिक्यूल सेंटर से ब्रेक करेंगे, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, 6 नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे जिसमें 3 कार्बन के एटम्स होंगे। हर 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल है वो दरमियान से स्प्लिट करेगा, तो उसके रिज़ल्ट में 2 ही मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना जिसमें 3 कार्बन के एटम्स होंगे, और अगर 3 मॉलिक्यूल स्प्लिट कर रहे हैं तो उसके रिज़ल्ट में 6 न्यू मॉलिक्यूल्स बने हैं जिनमें 3 कार्बन एटम्स हैं और कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट अटैच्ड है। इस मॉलिक्यूल का हम बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी इसके कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट अटैच्ड है और इसके टोटल 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए, इसको हम बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट ऐड करवाएंगे, यानी इसको बिसफॉस्फेट हमने बनाना है। अभी इस पॉइंट पे इसके पास सिर्फ 1 फॉस्फेट है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट ऐड करवानी है। तो वो फॉस्फेट कहाँ से आएगी, वो फॉस्फेट आएगी ATP से। ATP यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है ना, तो उसमें से अगर ATP अपना एक फॉस्फेट रिलीज़ कर देती है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किस पे, ADP में, यानी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में। तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, तो हमें 6 ही फॉस्फेट के ग्रुप्स चाहिए होंगे और 6 ATP के मॉलिक्यूल्स डोनेट करेंगे 6 ADP के 6 फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, तो जब फॉस्फेट जाके ऐड हो जाएगी कार्बन नंबर 1 पे भी, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, 6 3 फॉस्फोग्लिसरेट के जो मॉलिक्यूल्स थे अब वो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, यानी एक और फॉस्फेट इसमें ऐड हो चुकी है कार्बन पोजीशन 1 पे और पोजीशन 3 पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
अब होगी रिडक्शन, जो सेकंड फेज़ थी केल्विन साइकिल की, जिसमें हमने कहा रिडक्शन होगी। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना। तो यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगी, ठीक है। और अब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के जो 6 मॉलिक्यूल्स थे, 6 के 6 में एक एक हाइड्रोजन ऐड होगी, और वो हाइड्रोजन आएगी NADPH के मॉलिक्यूल से। शुरू में ही हम पढ़े थे कि NADPH जो लाइट रिएक्शन में बनता है वो एक रिड्यूसिंग पावर है, यानी वो हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। तो हाइड्रोजन ऐड होगी 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल में, ठीक है। और 6 NADPH के मॉलिक्यूल 6 हाइड्रोजन डोनेट करेंगे 6 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल्स को, हर एक में एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। और 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं अब उनकी रिडक्शन हो गई। और साथ ही साथ वो क्या करेंगे कि जो पहले स्टेप में हमने उनमें एक फॉस्फेट ऐड करवाई थी ATP से, वो वाली फॉस्फेट फिर से रिलीज़ कर देंगे, जैसे हमें यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलती दिखाई दे रही है, ठीक है। तो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट की होगी रिडक्शन, और उसमें से एक एक जो है वो फॉस्फेट फिर से रिलीज़ हो जाएगी। और जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, उसको हम बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी इसमें आप देखिएगा कि इसमें से फॉस्फेट फिर से रिलीज़ हो चुकी है जो हमने पहले वाले स्टेप में ऐड करवाई थी, और इसकी रिडक्शन भी हो चुकी है। तो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम G3P भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को G3P बोल सकते हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी G3P के 6 मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास, उनमें से एक को हम क्या करेंगे? साइकिल में से निकाल लेंगे। वो जो एक G3P का मॉलिक्यूल्स हम साइकिल में से निकालेंगे ना, वो होगी हमारी आउटपुट, और वो G3P का मॉलिक्यूल बाद में इस्तेमाल होगा ग्लूकोज बनाने के लिए। यानी फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में जो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती थी, वो अब आपने देखा कि डार्क रिएक्शन में किस तरह से G3P का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा केल्विन साइकिल में से, और वो G3P का मॉलिक्यूल जो है वो बाद में ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होगा, ठीक है। और बाकी जो G3P के मॉलिक्यूल्स बचेंगे, 5 G3P के मॉलिक्यूल्स तो अभी भी रहते हैं ना साइकिल में, तो वो जो 5 G3P के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चे, वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर से वो जो G3P के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जो शुरू में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर था राइबुलोज बिसफॉस्फेट, उसको रीजनरेट करने में जो 5 G3P के मॉलिक्यूल्स हमने सेव किए यहाँ पे, वो बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे क्या बनाने के लिए? राइबुलोज बिसफॉस्फेट को फिर से हम रीजनरेट कर लेंगे। क्यों रीजनरेट कर लेंगे? क्योंकि दोबारा से जो केल्विन साइकिल होंगे उसके लिए भी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर यानी कि राइबुलोज बिसफॉस्फेट चाहिए होंगे। तो अगर हम एक ही केल्विन साइकिल में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स यूज़ कर लेंगे, तो फिर नेक्स्ट साइकिल में कौन से मॉलिक्यूल्स यूज़ होंगे? ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वही G3P के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं फिर से राइबुलोज बिसफॉस्फेट में, और इस रिएक्शन के दौरान फिर से 3 ATP के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं और वो ADP में कन्वर्ट होते हैं। इस दौरान जो है वो जब G3P के मॉलिक्यूल्स राइबुलोज बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 3 एरोज़ की फॉर्म में दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होंगे, और फिर से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर था यानी राइबुलोज बिसफॉस्फेट था, वो रीजनरेट हो जाएगा। तो इसको, ये जो थर्ड स्टेप था, इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर या फिर राइबुलोज बिसफॉस्फेट। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में से हमारी इस्तेमाल की चीज़ क्या आई? वो थी 1 G3P का मॉलिक्यूल, जिसको हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये है रिएक्शन केल्विन साइकिल का, जिसमें हमने देखा ओवरऑल कितने ATP के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं। 6 ATP के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए थे, ठीक है। और 6 ATP के मॉलिक्यूल जो थे वो रीजनरेशन करने के लिए इस्तेमाल हुए थे राइबुलोज बिसफॉस्फेट की। तो टोटल एक केल्विन साइकिल में 9 ATP के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, और NADP के कितने मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हुए? 6 NADPH के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हुए। तो एक केल्विन साइकिल में 9 ATP और 6 NADPH के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। और केल्विन साइकिल की कितनी फेजेस हैं? 3, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर।